तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी। तो आपका आंसर हो जाए बहादुर शाह जफर। ठीक है, देखिए बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता था। आप लोग देख रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। और देखिए आप लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति जो हुई थी वो सफल नहीं हुई थी, असफल हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति क्या हुई थी, असफल हुई थी। जब 1857 की क्रांति असफल हो गई तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, रंगून जेल में भेजा गया। ठीक है, क्लियर। आप लोग देखते हैं कहाँ पे भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर इनकी 1862 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस चीज़ आप लोग देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहादुर शाह, ये पूछा जाए बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे, रंगून में ही बना है, इसी देख रहे हैं। वहीं पर क्या है, बहादुर शाह जफर का मकबरा है। और क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इनको गिरफ्तार किया गया और कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखेगा। तो आप लोग सब दो कारण आप लोग ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, व्यापार में प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और कह रहे हैं राजनीतिक प्रभुत्व की होड़। ठीक है, ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट कारण थे। देखो प्रतिस्पर्धा व्यापार में क्या थी कि दोनों व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज, तो इन दोनों के एक दूसरे क्या हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए। ठीक है, और राजनीतिक प्रवृत्ति की होड़ थी दोनों के बीच में। तो ये दो मेन कारण रहे थे। ठीक है, आपके दो मध्य संघर्ष का मुख्य कारण पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो आप लोग देख रहे हैं आपका आंसर हो जाए रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और इसने की थी 1765 में। क्लियर। अब देखो 1765 में क्या हुआ था, दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए थे। क्लियर। दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार क्या कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए थे। दीवानी में क्या रखा गया, राजस्व। ठीक है, राजस्व व न्याय। राजस्व व न्याय किसके पास, दीवानी अधिकार में थे। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था व अपराध, अपराध नियंत्रण, ये सब किसके पास थे, निजामत। निजामत का मतलब हो जाता है जो नवाब होता था, नवाब, ठीक है, उसके पास ही होते थे। क्लियर। और ये किसके पास थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्लियर। आप लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, तो इस तरह दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जैसे एक तरीके से समझ लो केंद्र में कौन है, दीवानी अधिकार है। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, निजामों से राजस्व वसूलते थे और न्याय वगैरह की जो भी चीज़ें होती थी वो सब करते थे। और ये किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। निजामत अधिकार क्या हुआ था, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण। ठीक है, अपराध नियंत्रण पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, नियंत्रण। ठीक है, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था ये किसके पास होते थे, निजाम के पास होते थे। ठीक है, इस तरह 1765 में क्या हुआ था, दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, शुरू की गई थी। और किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे। इन्होंने 1966 से 67 के बीच में क्या किया था, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मार्ग के किन्हीं दो, कह रहा है कि साधनों के नाम लिखिए। तो देखो स्थल मार्ग की बात कर रहा है, रेल, बस। ठीक है, ये दोनों क्या है, साधन हो जाएंगे। ठीक है, स्थल मार्ग की, वायु मार्ग की बात करता है तो आपका वायु मार्ग में क्या हो जाएगा, वायुयान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। तो आपको देखना सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य, जहाँ से हमें क्या मिलती है, ठीक है, सौर ऊर्जा मिलती है। कह रहे कि जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। ठीक है, ये सौर ऊर्जा जो होती है ना वो कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तो वही आप लोग बताए नवीकरणीय और अनवीकरणीय एक क्लास में बता चुका हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सौर ऊर्जा क्या है, ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, और ये क्या कह रहे हैं कि कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत होता है। कह रहे इसका प्रयोग विशेषकर गांव में क्या करते हैं, खाना पकाने में, ठीक है, जैसे सोलर कुकर वगैरह आ गए, खाना पकाने में, जैसे पानी गर्म करने में, फसलों को सूखने, ठीक है, सुखाने आदि में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, सोलर से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती है, जैसे खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए सोलर कुकर वगैरह आ गए, जैसे पानी गर्म कर सकते हैं उसमें, ठीक है, फसलों को सुखाने आज से, जैसे आपका सोलर के माध्यम से आपकी मोटर वगैरह नहीं लगाई जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, किससे चलती हैं, आपकी सोलर प्लेट से चलती हैं, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग एक तो हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट हो जाएगा, और कह रहा है लिमोनाइट या सिंडेराइट, ठीक है, के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके देखो ये तो एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है, 3 टाइप हो जाएंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा जा चुका है। सहारा मरुस्थल बताया था कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, कह रहे किस महाद्वीप में, अफ्रीका, और अफ्रीका महाद्वीप में एक और पाया जाता है कालाहारी, ठीक है। देखो कालाहारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हो सकता है आपका अब की बार ये पूछ दिया जाए कालाहारी मरुस्थल। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है, आपका निर्यात कहलाता है। एक तो होता है आयात और होता है निर्यात। आयात, आयात का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं को विदेश से मंगाना, ठीक है, आप लोग देखते हैं वस्तुओं को, ठीक है, विदेश से मंगाना, ठीक है, वस्तुओं को विदेश से मंगाना क्या बोला जाता है, आयात बोला जाता है, ठीक है। और भेजना, विदेश में भेजना क्या बोला जाता है आपका, ठीक है, निर्यात बोला जाता है। कह रहे समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन, कह रहे कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो देखो समवर्ती सूची की बात की जाएगी तो केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। अब सूचियाँ आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि एक तो केंद्र सूची होती है, ठीक है, केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची होती है, ठीक है, राज्य सूची, नेक्स्ट होती है तीसरी समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में क्या होता है कि केवल केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती थी, ठीक है, बता चुका हूँ, केवल केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सूची में क्या कर सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सूची में क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों, केंद्र व राज्य दोनों होते हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची में ही आपकी शिक्षा आ जाती है, ठीक है, इसी तरह के समवर्ती सूची में ही क्या आ जाती है, शिक्षा आ जाती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। कह रहे कि इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन क्या है आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन थे, विकल्पीय क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिखित में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और आप लोगों को ये भी बताया था कि 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य क्या करते हैं, 2 साल में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है। उनकी जगह क्या किया जाता है, नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। और इसी तरह क्या होता है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। कभी भंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी सदस्य हैं सबको एक साथ नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर सबको एक साथ बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या हो गई, राज्यसभा भंग हो गई। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को इसीलिए क्या बोला जाता है, स्थायी सदन भी बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा क्या होती है, वो भंग हो जाती है, ठीक है, इसी तरह रखना है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये भी आपका लिखा है कि कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। तो आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी देखो कई बार, देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनती है, भारत की संसद बनती है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग देखते हैं 1951 में प्रारंभ हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि
व सिंचाई के विकास पर जोर देना। ठीक है, क्या मुख्य उद्देश्य था? कृषि व सिंचाई के विकास पर जोर देना। ठीक है, पहले तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या था कि सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं थे। ठीक है, अब सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं थे तो यहाँ के लोग, ठीक है, जो उपज थी वो कम पैदावार थी। ठीक है, जैसे गेहूँ चावल वगैरह की जो पैदावार थी कम थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंड थे? बारिश पे डिपेंड थे। ठीक है, तो इसलिए क्या था कि जो गेहूं वगैरह होता था विदेश से मंगाना पड़ता था। जब देश स्वतंत्र हुआ 1950 समथिंग उसके समय की बात है, गेहूं क्या होता था? विदेश से मंगाना पड़ता था, तो भारत में इतना होता नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ था कि आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनाई गई, ठीक है, जिसमें आपके सिंचाई वगैरह पर जोर दिया गया, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए, नहरें, ठीक है, ये सारे काम किए गए, जिससे क्या हो कि यहाँ पे गेहूँ और चावल की पैदावार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ रखने जो पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वो 8 दिसंबर 1951 को प्रारंभ हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि व सिंचाई के विकास पर जोर देना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसके काल में तथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान रखें कि गुप्त काल में, ये किस काल में आया था? गुप्त काल में, और अकबर के द्वारा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। मनसब मतलब होता है कि जो अधिकारी होते थे उन्हें रैंक या मनसब, ठीक है, मनसब के आधार पर, ठीक है, वेतन देना था। ठीक है, रैंक के आधार पे, जिसकी अच्छी रैंक होती थी उसको अच्छा वेतन मिलता था, जिसकी कम रैंक होती थी उसको उसी हिसाब से वेतन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम बताइए। तो आपका एक तो हो जाएगा चौथ, ठीक है, सर देशमुखी। चौथ क्या होता है? ठीक है, ये पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता है। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर कुल राजस्व का 1/4, ठीक है, 1/4 इसीलिए क्या बोला जाता है? चौथ बोला जाता है। ठीक है, कितना लगाया? तो कुल राजस्व का 1/4, ठीक है, लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/4 भाग लिया जाता था। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चौथ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है किसी क्षेत्र से कुल राजस्व का 10% लिया जाता था। ठीक है, 10% लिया जाता था। ठीक है, सर देशमुखी क्या था कि कुल राजस्व का कितना लिया जाता है? 10%, और ये पड़ोसी राज्यों से 1/4 लिया जाता है, इसीलिए इसको चौथ बोलते थे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइएगा। कह रहे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। तो आप लोग ध्यान रखें, पुर्तगाली आए थे 1498। ठीक है, कब आए थे? 1498 में आए थे। देखो डच आए थे आपका आ जाएगा 1605 में। ठीक है, और डेनिश आए थे 1616 में, और ये आए थे 1664 में। ठीक है, अब जो अंग्रेज़ों की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 1608 में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1608 में आए थे, लेकिन यहाँ पे 1608 या 1613 में इन्होंने प्रथम कोठी बनाई थी। लेकिन यहाँ पे 1600 में इन्होंने क्या की थे कि कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर है? ईची दर्क ने कब की थी? 1600 में की थी, लेकिन यहाँ पे क्रम इनका पहले दिया गया ईची दर्क ने, तो डच पहले आना चाहिए। ठीक है, पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज, ठीक है, डेनिश, फ्रांसीसी। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप लोग ध्यान रखें, भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखेगा। तो पहले तो ये हो जाएगा, वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते। तो आप लोगों को बताया, तो वन क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते वन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, करके कह रहे हैं कि जल वृद्धि कराने में, ठीक है, जल वर्षा यहाँ पे लिख लो। ठीक है, वृद्धि की जगह वर्षा, जल वर्षा। ठीक है, जल वर्षा कराने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो वनों की वजह से क्या होती है? वर्षा कराने में भी वन सहायक होते हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को भी नहीं बढ़ने देते हैं।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र कह रहे हैं किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं। कह रहे कि विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखने कि विश्व में अधिकांश मछली क्षेत्र है ना समशीतोष्ण कटिबंध में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं। कह रहे कि शक्ति के संसाधन ऐसे स्रोत होते हैं कह रहे कि जिनसे हम कह रहे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। शक्ति के संसाधन ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसे आपका हो गया सूर्य हो गया, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। जैसे कोयला हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी क्या है? शक्ति के संसाधन है, ठीक है। कह रहे कि इससे बिजली, ईंधन और अन्य ऊर्जाएँ मिलती हैं, ठीक है। इससे हमें बिजली मिलती है, ईंधन मिलती है और अन्य ऊर्जाएँ मिलती हैं। जैसे पानी से क्या होता है कि बिजली बनाई जा सकती है, पेट्रोल से भी हमें, ठीक है, ऊर्जा मिलती है, कोयला और सूर्य, इन सब से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि शक्ति के संसाधन ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में कह रहे 12 सदस्य कह रहे किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है। तो आपको ध्यान रखें, ये तो ध्यान रखना है। देखो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12 सदस्यों को, ठीक है। और ये किस क्षेत्र से होने चाहिए? जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है, ठीक है। जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में कह रहे कि क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है। और राज्यसभा आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है, ठीक है। इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं, क्लियर है। और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आप लोग ध्यान रखें प्रथम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है। तो आप लोग ध्यान रखें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और आप लोग बताएं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इनका कार्यकाल निश्चित क्यों नहीं होता है? देखो प्रधानमंत्री और आपके जो लोकसभा होती है, लोकसभा सदस्य, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। लोकसभा जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, ये डिपेंड होता है प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? प्रमुख होता है, ठीक है। आप लोग देखें मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री यदि इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई मतलब नहीं रहेगा मंत्रिपरिषद का, ठीक है। तो इसलिए ये फिक्स नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है? प्रधानमंत्री पे, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री पहले ही इस्तीफा दे देता है तो पहले ही ये मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर पूरा कार्यकाल करते हैं, 5 साल तक पूरे रहते हैं प्रधानमंत्री, तो ये 5 साल तक पूरी रहेगी मंत्रिपरिषद, क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्व का अर्थ बताइए। और देखो पिछली क्लास में ये बता चुका हूँ। कह रहे राजस्व का मतलब होता है कि सरकार या किसी संस्था को मिलने वाली आमदनी। और आमदनी किससे होती है? टैक्स, शुल्क या कारोबार से होने वाली आय होती है, ठीक है। जैसे टैक्स और शुल्क, कारोबार से क्या मिलता है? जो भी आपकी आमदनी होती है गवर्नमेंट की, उसी को राजस्व बोला जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? राजस्व बोला जाता है। और यह किसके काम आता है? देश चलाने के काम आता है, ठीक है। समझा चुका हूँ। कह रहे कि किस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था, या किस योजना या किस पंचवर्षीय योजना का? तो आपसे कह रहे 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और ये चली थी 2007 से, ठीक है, 2012 तक। पंचवर्षीय योजना मतलब आप लोग ध्यान रखना 5 साल के लिए योजना ये लाई जाती है। तो ये चली थी 2007 से 2012 तक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो आपका जैसे टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके भारत में संचार के साधन है, ठीक है। कह रहे कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबरनामा आपकी बाबर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एक ध्यान रखना है हुमायूं नामा ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने।
ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हुमायूं की बहन थी, ठीक है। ये चीज़ रखना है क्योंकि पूछी जा सकती है हुमायूंनामा, जैसे बाबरनामा पूछी इसी तरह हुमायूंनामा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ रखना है। और एक जहांगीरनामा थी जो किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। और एक अकबरनामा थी जो किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने लिखी थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबूलियत किसे कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखें, किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को हम लोग क्या कहते हैं? कबूलियत कहा जाता था, ठीक है। मतलब क्या होता है कि किसान अपनी भूमि पर जो भी लगान देते थे, ठीक है, उसका जो ब्यौरा विवरण होता था वो सरकार को लिखित में देते थे, ठीक है। और जो लिखित में जो विवरण देते थे उसी को क्या बोला गया? कबूलियत कहा गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो आप लोग देख रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। देखिए अकबर की तरफ जो नेतृत्व किया था, ठीक है, वो किया था राजा मान सिंह ने, ठीक। किसने किया था? राजा मान सिंह ने। और जो आमेर के राजा थे, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे, ठीक है। अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? राजा मान सिंह ने, जो आमेर के राजा थे। और किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो कह रहे कि फर्स्ट तो आप कह रहे हैं कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट तो पॉइंट क्या कह रहे? कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। कह रहे कि उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, ठीक है। जो भी कर्मचारी थे कंपनी के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे। थर्ड पॉइंट आपका कह रहे हैं उसमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव था, ठीक है। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसमें क्या था? मतभेद था, एकता नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है फ्रांस की सरकार कंपनी के मामले में उचित ध्यान नहीं देती, ठीक है। कंपनी के मामले में क्या करती तो उचित ध्यान नहीं देती थी, ठीक है। तो आपके देखो 2 कारण पूछे गए, तो इन 4 में से कोई से भी 2 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।